गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारतीय इतिहास अर्थात प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक काल और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ये लगभग टॉप 300 क्वेश्चन हैं, यह आपके सामने हैं। आशा करते हैं कि यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहली बात कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार दरोगा हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, सब में समान महत्व रखता है। तो आशा करते हैं बिना किसी भेदभाव के साथ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बताइए। पश्चिमोत्तर भारत की बात हो रहा है, यानी राजस्थान के साइड की बात हो रही है। तो उस नदी का नाम क्या था? उसका नाम है सोहना नदी, या कहीं कहीं आपको मिलेगा सोहन नदी घाटी या सोहन घाटी। उसमें सबसे पहले क्या मिलता है? तो पूरा पाषाण के साक्ष्य मिलते हैं। किसमें? सोहन नदी घाटी। दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञानी मानव अर्थात होमो सैपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ था? तो होमो सैपियंस इस धरती पर कब आया? तो होमो सैपियंस का जो आविर्भाव था, याद कर लीजिए, यह 30 से 40 हजार वर्ष पहले की बात है। धरती पर कौन आया? तो होमो सैपियंस का उद्भव हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, यह यहाँ देखिए मेहरगढ़ है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप पूछे, कुछ ना पूछे, सीधे पूछ दे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, तो हम लोग क्या लगाएंगे? मेहरगढ़। ये कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में है इस समय। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का उपयोग शुरू किया? क्वेश्चन पूछने का मतलब है, याद कर लीजिए, तांबा। न सोना, न चांदी, न लोहा, सबसे पहले तांबा। और पांचवा क्या है? भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो इनका नाम बता दीजिए। तो इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। और यह इस बार ईएसआई के मेन में या एक और कोई एग्जाम था जिसमें क्वेश्चन आया था कि भारत में सबसे पहले पूरा पाषाणीन काल की खोज का क्षेत्र कौन था जहां खोजा गया था? यही महोदय खोजे थे, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। और कहाँ? तो पोलावरम, तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? जो आहत सिक्के है, इसको साहित्य में इसका नाम है स्पेशल, क्या नाम है? इसका नाम है करसापर्ण। प्राचीन आहत सिक्कों का नाम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात हो रही है, तो याद कर लीजिए, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहत स्नानागार के औस क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। अगर आप मोहनजोदड़ो फिल्म देखे होइएगा तब तो आपको कभी आप न भूल पाइएगा। तो यानी उसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है और उस समय की प्रचलित लिपि, ऐसे तो लोग नहीं पढ़ पाए हैं लेकिन नाम रख दिया गया है। क्या नाम है? तो भाव चित्रात्मक लिपि, यानी चित्र के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया गया है, लेकिन कोई आज तक समझ में न किसी को नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम क्या मिला है? चावल यानी राइस के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो सबसे पहले कहाँ मिला? याद कर लीजिए, वो कौन सा स्थल है? तो लोथल। लोथल में क्या था? गोदीबारा था, यानी पोर्ट था, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? मेसोपोटामिया की बात हो रही है, यानी मेसोपोटामिया मतलब इराक से, याद कीजिए। उसमें जो हड़प्पा स्थल है, इसके लिए शब्द का प्रयोग, उसका नाम है मेलुहा। क्या नाम है? मेलुहा।
और हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? आग में पकी हुई मिट्टी, उसका नाम क्या है? याद कर लीजिए, टेराकोटा। और हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? पूर्णतः किलेबंदी यानी फोर्टिफाइड सिटी है, यानी आक्रमण का भय रहा होगा, तो वह था कालीबंगा। सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख है? तो भारतवर्ष का नाम सबसे पहले कहाँ लिखा गया? तो वह नाम है अष्टाध्यायी में। और अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है? कमेंट कीजिएगा। किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? तो याद कीजिए, मौर्य वंश, तो मौर्य यानी ये लोग मोर का पंखा लगाते थे, यही नाम मौर्य होगा। तो इनका वर्णन मिलता है। तो मौर्य और भगवान कौन थे जो मयूर धारण करते थे? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान का संबंध किससे है? तो विष्णु जी, यानी विष्णु पुराण। तो 15 का सही उत्तर होगा डी, ये है विष्णु पुराण। और गुप्त वंश, नाम ही है गुप्त, तो उनसे संबंधित जो पुराण है उसका नाम है वायु पुराण। सातवाहन दक्षिण, आजकल भी मछली कहाँ से आता है? आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित जो सातवाहन था उसका जो संबंध है किससे? तो याद कर लीजिए, मत्स्य पुराण। ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों का जो समूह था उसका नाम क्या था? तो जो उसका नाम था रत्निन। ये लोग क्या थे? तो अधिकारियों के समूह थे। और राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? यानी राजा को सलाह देने का अधिकार था, यानी कैबिनेट मंत्री लोग रहे होंगे, तो उनका नाम था सभा व समिति। और ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को कहा जाता था। पशुचारण करने योग्य जो भूमि थी उसको क्या कहा जाएगा? कब की बात हो रही है? तो यह ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। उसको कहा जाता था खिल्ले। आगे बढ़ते हैं। और ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है वह 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। 10वें मंडल में इसमें वर्ण का वर्णन है। और 9वें मंडल, तो ये सोम देवता यानी आज का जो नीरा है पेय पदार्थ उससे संबंधित है 9वां मंडल। आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या नाम है इसका? मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? तो सत्यमेव जयते। इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि ऋग या जो गायत्री मंत्र है उस वह कहाँ से लिया गया है? किस वेद से? तो वह ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। उसके गायत्री मंत्र का रचयिता विश्वामित्र थे। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो भगवान सती को, और सती नहीं सावित्री को, और सावित्री मतलब सूर्य। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? तो सबसे पहले लोहे का साक्ष्य का प्रयोग तो यह अतरंजी खेरा यानी उत्तर प्रदेश के जिला एटा से प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है? जो बुद्ध का धर्मोपदेश यानी बुद्ध के बारे में कि क्या इनका भाषण का संग्रह कहाँ मिलता है? तो वह मिलता है, याद कर लीजिए, सुत्त पिटक में। और आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपना पहला उपदेश, ये थे अंतिम, लेकिन इनका पहला यानी क्वालिफाइड कर गए होंगे, उसके बाद उपदेश दिए होंगे। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? जैन, बौद्ध की बात नहीं हो रही, बौद्ध होगा तो सारनाथ है, और ये जैन यानी भगवान महावीर से संबंधित हैं। तो 23वें क्वेश्चन का सही उत्तर याद कर लीजिए, राजगिरी में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? तो राजगिरी में। और प्रथम बौद्ध संहिता का यानी संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम कहाँ हुआ था? बौद्ध संगति, यह राजगिरी में। और शासक कौन था? उस समय का शासक था अजात शत्रु। कब हुआ था? तो भगवान बुद्ध के तत्काल मृत्यु प्राप्त करने के समय हुआ था।
इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि दूसरा कब हुआ, तो उसके 100 साल बाद। राजा कौन था, कलाशोक, और स्थान वैशाली था। तीसरा कब हुआ, तो अशोक के समय में, स्थान पटना यानी मगध में हुआ था, ये पाटलिपुत्र। और चौथा कुंडलवन यानी कश्मीर, कनिष्क के काल में हुआ था। फिर आता है इन सब में कौन कौन अध्यक्ष थे, जरा आप भी मेहनत कर लीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ, किस बौद्ध संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान, दो यान हो गया, एक छोटा यान एक बड़ा यान, यानी एक बड़ा चक्का एक छोटा चक्का, हीनयान छोटा है, बड़ा यान बड़ा, महायान बड़ा हो गया, तो दो भागों में विभाजित हो गया। यानी हीनयान मतलब भगवान बुद्ध आदमी थे, सिंपल बात है। छोटा महायान नहीं आदमी नहीं तो भगवान थे, सिंपल इतना याद कर लीजिए। तो दो भागों में बट गया। तो कहाँ बट गया, तो यह बट गया चतुर्थ बौद्ध संगीति में फाइनल रूप से, यानी कनिष्क के समय बट गया था। कनिष्क महायान का समर्थक था, यानी यह मूर्ति में विश्वास करता था। लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है, कौन बात हो रही है, तो लिंगायत, ये लोग शैव संप्रदाय से संबंधित हैं। वैष्णव इनके क्या थे, तो संस्थापक थे। और ये बहुत ही हाल ही में चर्चा में क्यों था, कर्नाटक में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में यह बिल लाया गया था कि जो लिंगायत है यह हिंदू ये लोग नहीं है भाई, जब शिव जी को मानते हैं और हिंदू नहीं तो क्या है, यह एक नया धर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राज तरंगिणी की रचना किसने की थी। तो राज तरंगिणी की बात हो रही है, इनका संबंध किससे है, कलहन से है या बिलहन से है। ये दोनों का नाम देख लीजिए एक ही तरह, और लोग कंफ्यूज करते रहते हैं। जो राज तरंगिणी है ये कलहन महोदय लिखे हैं, कौन नाम इनका, कलहन। और पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्वछत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। और भी नाम है उनका, अपरसो परशुराम, तो हैं नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद की बात हो रही है। ये पहले भारत के क्या कहलाते हैं, तो पहले सम्राट कहे जाते हैं। सीरियाई राजदूत डाईमेकस किसके शासन काल में भारत आया था। तो सीरियाई राजदूत कौन, तो डाईमेकस की बात हो रही है। तो यह आया था बिंदुसार यानी अशोक के पिताजी और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा जी थे। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था, तो उस समय तो चंद्रगुप्त मौर्य बच्चे थे, तो उसमें कौन शासक था, याद कर लीजिए, धनानंद। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे, अमात्य प्रमुख, तो उनका नाम था चाणक्य महोदय, जिनसे झगड़ा हो गया, और इसलिए प्रधानमंत्री से कभी नहीं झगड़ा कीजिएगा। किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है, यानी फर्स्ट टाइम सती होने का जो उल्लेख है वह आपका एरन अभिलेख, यानी 31 का सही कौन होगा, डी। एरन अभिलेख में है कि जो उस समय का राजा गोप राजा नहीं, गोप जो सेनापति था, वो उसकी मृत्यु हो जाती है किससे, तो हुनों से लड़ते हुए, और बदले में उनकी जो पत्नी है वह सुसाइड नहीं कहेंगे हम लोग, वह उसके साथ ही चिता पर जल जाती है। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो प्रथम यूनानी जो भारत आया वो मेगास्थनीज थे। तो कब आएंगे, प्रथम थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए हुए थे। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण है, तो अशोक यह बहुत ही पब्लिसिटी वाले राजा थे, तो जो इनका अभिलेख है यह तीनों में, यानी ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरमाइक सभी लिपि में उपलब्ध है। मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था, टॉप के जो और कर्मचारी लोग थे यानी अधिकारी ऑफिसर्स, उनका नाम क्या था, कहाँ की बात हो रही है, तो मौर्य प्रशासन में, तो वो कहा जाता था तीर्थ हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, शिक्षा नहीं दीक्षा, और बौद्ध भिक्षु का नाम बताना है। तो उनका नाम है उपगुप्त। और शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी, तो अशोक बोध गया की यात्रा अपने शासन के 10वें वर्ष में आरंभ किए। मौर्य शासन काल के दौरान भू राजस्व की दर निर्धारित थी, तो भू राजस्व की जो दर थी वह 1/6 भाग थी। और राजकीय टकसाल के अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो राजकीय टकसाल के अधिकारी थे उनको लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था।
सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक शासक, यहाँ देखिए शक शासक ने करवाया था, तो उनका नाम था रुद्र दामन। और गंधार एवं मधुरा, यहाँ देखिए गंधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ, तो कनिष्क के काल की बात है। दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक चिन्ह था, तो चेर वंश, तो इनका सिंबल था, याद कर लीजिए, धनुष था। क्या था? चेर का धनुष। और प्राचीन चोल होगा, हम प्राचीन चोल चाले नहीं, प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, तो प्राचीन चोल इसके संस्थापक कारी कल को माना जाता है। किस पांड्य शासक ने रोम सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? बात हो रही है पांड्य शासक की। तो पांड्य किन्होंने, तो यहाँ देखिए इसका सही उत्तर है नेंडू जेलियन। और इसने क्या किया, तो रोमन राजा अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? जो पांड्य वंश थी इसकी राजधानी मदुरई, क्या नाम है इसका? मदुरई थी। और चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन शासनकाल में हुएनसंग और फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल की बात हो रही है। और आगे बढ़ते हैं 46 नंबर। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो उनका नाम है समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासन में ने जहाँ शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी? तो उनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। और इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति के लेख है, उस लेख की रचना किसने की है? सिंपल सही बात है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है इससे संबंधित कौन है? तो इनका नाम है हरि सेन। और हुनों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है? जो गुप्त शासक है उनका नाम क्या है? उनका नाम है स्कंद गुप्त। और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सूर्य सिद्धांत, तो नाम है उनका आर्यभट्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्थापत्य कला में मतलब ये गुप्त काल में निर्मित नहीं हुआ है? जो स्थापत्य कला का उदाहरण है यानी मंदिर सब, इसमें से कौन है जो गुप्त काल में इसका निर्माण नहीं हुआ है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर, दशावतार मंदिर देवगढ़, खजुराहो का मंदिर और बाघ एवं अजंता गुफा चित्र। तो जो खजुराहो का मंदिर है यह किसने बनाया? ये चंदेलों के द्वारा किया गया निर्माण कला है। कौन? तो खजुराहो का मंदिर। बाकी जितने भी हैं ये गुफा पेंटिंग है, और बाकी दोनों तिगवा का विष्णु मंदिर और दशावतार मंदिर देवगढ़ का ये सब गुप्तकालीन है। गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरण्य अभिलेख है। हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? हर्षवर्धन की बात हो रही है और ये कन्नौज पर हर्षवर्धन किसको हरा दिया? तो ये शशांक यानी गौरवाहो वंश यानी पाल वंश का शासक था शशांक। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मार्तंड सूर्य मंदिर, तो इसका जो निर्माण करवाले थे इनका नाम था ललितादित्य मुक्तापिंड। महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर यानी रथ मंदिर कहा जाता है उसको, का निर्माण किसने करवाया था? जहां मोदी जी किसके साथ गए थे? शी जिनपिंग के साथ। तो वह स्थान है नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने बनवाया महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर या रथ मंदिर। भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी सबसे पहली जानकारी तो मिलता है चचनामा से। किससे? तो चचनामा। तो 56 का ये सही है।
गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? गुजरात की बात हो रही है और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, उस समय की बात है। तो वहाँ का शासक भीम फर्स्ट था। क्या नाम है इनका? भीम फर्स्ट। और निम्न में से किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया था? तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे? सिकंदर या भूत सिकन, मतलब ये मूर्ति तोड़ने वाले। 59 नंबर, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? 1194 की बात हो रही है और मोहम्मद गौरी ने किसको हरा दिया? तो किसको हराया? चंदावर में। जब तराइन आए तो पृथ्वीराज चौहान, और चंदावर तो ये जयचंद महोदय हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की गई थी? तो सुल्तान की बात हो और उनके समय क्या हुआ? तो डाक व्यवस्था आरंभ हुआ था। तो नाम है उनका गियासुद्दीन तुगलक। निम्न में से किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी? इस सुल्तान महोदय का नाम है फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए बंदगान। और निम्न में से किस सुल्तान ने इक्तदारी को वंशानुगत बना दिया? आरंभ किसने किया था इक्तदारी व्यवस्था, और वंशानुगत किसने बना दिया? तो इनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। 62 का उत्तर लिख लेते हैं, सही है। दीवाने बिजारत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था? दीवाने बिजारत, जो दीवाने बिजारत था इसका काम था वित्त विभाग। आखुर वाला असोसाला, दीवाने कोही कृषि। आगे देखिए, अलाउद्दीन बहमान शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था? तो बहमान शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसका नाम एक और क्या था? तो गंगू बाई ये नहीं था, हसन गंगू नाम था इसका। और इसकी राजधानी तो नौरसपुर, बिदर, गुलबर्गा या गोलकुंडा। तो जो इसका सही उत्तर परफेक्ट है, उसका उत्तर है गुलबर्गा को हसन गंगू ने राजधानी बनाया था। बंगाल के किस शासक ने पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था? जो पंडुआ है उसमें अदीना मस्जिद का निर्माण तो सिकंदर शाह ने करवाया था। किसने? तो सिकंदर शाह। और आगे बढ़ते हैं, बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया? बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन की बात हो रही है। तो चलाने वाले थे, उनका नाम है सिकंदर शाह होगा, या अलाउद्दीन हुसैन शाह, या शमसुद्दीन इलियास। ये सारे नाम अननोन नाम है, याद कीजिए। इनका नाम है अलाउद्दीन हुसैन शाह। सत्यपीर नामक आंदोलन चलाया था। निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? यानी शासक था और यह कविता भी लिखता था, उसमें उसका नाम क्या था? तो गुलरुखी था। जैसे कि आजकल फेसबुक पर भी लड़के लोग क्या करते हैं, तो अपना आईडी किसी और के नाम से, पिक्चर किसी और का लगा देते हैं, समझ ही रहे हैं। तो जो 67 का सही उत्तर है वह है सिकंदर लोदी। आगे बढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक कौन था? भक्ति आंदोलन और इसका प्रथम प्रचारक की बात हो रही है, तो का नाम है शंकराचार्य। यह भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक थे। विशिष्टता द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? विशिष्ट द्वैतवाद तो रामानुजाचार्य। द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। और सिंपल द्वैतवाद तो इसके प्रतिपादक हैं माधवाचार्य। गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? गुरु नानक की बात हो रही है और ये समकालीन थे, तो इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। और आगे बढ़ते हैं, चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? कौन तो बात हो रही है चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक। तो चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक था, उसका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। और बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा सुजुक ए बाबरी की रचना की थी? तो बाबर क्या था? चगताई तुर्क था। जब तुर्क था तो क्या बोलेगा? तुर्की बोलेगा, सिंपल सी बात है। तो उसने रचना तुर्की भाषा में किया था। और चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चौसा की बात हो रही है। तो चौसा का युद्ध में एक तो बिहारी कैरेक्टर आएगा, यानी शेर शाह सूरी, और दूसरा
तो उस समय शेरशाह सूरी नहीं था, उसका नाम क्या था, शेर खां नाम था। और साथ में कौन था, तो हुमायूं की बात होती है, शेर खां और हुमायूं, जिसमें हुमायूं हार जाता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यह बिहार के सासाराम में है। निम्न में से किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था, शासक की बात हो रही है, उसने सिकंदरी गज का प्रयोग किया, तो नाम याद कीजिए, उनका नाम था शेर शाह। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासक ने रुपया एवं दाम चलाया था, रुपया एवं दाम चलाने वाले थे शेर शाह। निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, मेवाड़ अंततः मुगल साम्राज्य में मिल गया, कब की बात है, तो जहांगीर के काल की बात है, जहांगीर ने अंततः मेवाड़ को मिला लिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था, पहला 1526, दूसरे की बात है यानी 1556 की बात है। तो अकबर के संरक्षक कौन थे, तो बैरम खां और हेमू, तो बैरम खां तो नाम नहीं इसमें, तो अकबर और हेमू होगा। 80 में क्या है, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद, ये क्या नाम है याद कर लीजिए, यार ए दानिश नाम से किसने किया था, तो यार ए दानिश नाम से अनुवाद करने वाले थे मौलाना हुसैन फैज। जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर की रचना की थी, इनका जन्म कहाँ हुआ जहांगीर का, तो ये भारतीय थे भारत में, अतः यहाँ की भाषा सीख जाएंगे। यानी उस समय की जो भाषा थी भारत में, वह राजकीय भाषा फारसी थी, तो ये किस भाषा में लिखे हैं, फारसी की बात हो रही है। मोहम्मद फकीर एवं मीर कासिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, ये सब लोग चित्रकार कहाँ के थे, बाबर, हुमायूं, शाहजहां या अकबर, जहांगीर का तो नाम ही नहीं है। ये जो दोनों चित्रकार थे, ये दोनों शाहजहां के दरबार के चित्रकार थे। मोहम्मद फकीर एवं मीर कासिम की बात हो रही है। निम्न में से किसने शेर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था, शेर ए अकबर, तो ऐसा पढ़ा लिखा कौन था, तो दारा सिकोह, औरंगजेब का बड़ा भाई। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था, तो जो बिल्डरों का राजकुमार था, सबसे बड़ा बिल्डर, वह कौन था मुगल काल में, तो शाहजहां की बात हो, तो वही उत्तर होगा इसका, शाहजहां। सद्र उस सुदूर नामक अधिकारी विदेश मंत्री अधिकारी किससे संबंधित था, सद्र उस सुदूर की बात हो रही है, तो 85 का सद्र उस सुदूर यानी धार्मिक मामलों के मंत्रालय, और सुमंत आता है वह विदेश मंत्रालय होता है, जबकि वह मराठा से संबंधित था। सद्र सुदूर तो धार्मिक मंत्रालय। निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी, तो पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी, यानी 86 का ए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 87। विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो दो भाई थे, एक का नाम हरिहर था, दूसरे का नाम बुक्का था। और सालूब वंश की स्थापना किसने की थी, सालूब वंश, ये विजयनगर वाले क्या थे पहले, तो इनका नाम था संगम वंश शायद, और दूसरे हैं सालूब वंश। तो सालूब वंश की स्थापना, तो ये स्थापना करने वाले थे नरसिंह सालूब, सालूब वंश नरसिंह सालूब। तुलुप वंश की स्थापना, तो तुलुप वंश की स्थापना, तो ये वीर नरसिंह इनका नाम होगा, तो 89, हाँ सही है, ये तुलुप वंश वीर नरसिंह। डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया था, तो डोमिंगो पायस भारत आया, अब आया तो किसके शासनकाल में आया, तो यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक किसकी रचना है, यानी किसने रचना की थी, ये रचना करने वाले बहुत पढ़े लिखे राजा थे, नाम था इनका कृष्णदेव राय। अब 92 में क्या है, अरबीडू वंश की स्थापना किसने की थी, तो अरबीडू वंश, तो अरबीडू वंश का संबंध है यहाँ वीर नरसिंह से, सदाशिव से, तिरुमल से या वेंकट द्वितीय से, तो 92 है, तो यहाँ देखिए याद कीजिए, तिरुमल ये अरबीडू वंश के संस्थापक थे। और यह बात हो रही है जब तालिकोटा का युद्ध होता है या राक्षस तगड़ी का युद्ध, जिस समय सारे जो मुस्लिम राज थे उन सब ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य का पतन कर दिया था, उसके बाद इसकी पुनर्स्थापना होती है। निम्न में से किस शासक को दक्कन का
नीरो कहा जाता है। तो दक्कन का जो नीरो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था अलाउद्दीन हुमायूं शाह। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या कराने वाला औरंगजेब था। गुरु लिपि का जनक, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो जो सिखों की भाषा है क्या नाम है उसका? गुरुमुखी। और उस लिपि के जनक तो गुरु अंगद थे। निम्न में से किस मराठा शासक ने हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कलश को अपना सलाहकार बनाया था? तो ये कलश महोदय सलाहकार थे किसके? तो संभाजी के। किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? सबसे पहले कौन आया? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कौन था? तो वह पुर्तगाली था। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो यह कालीकट पहुंचा था। तो 98 का सही उत्तर सी है, कालीकट आया। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? पुर्तगाली ने यह भी दक्षिण में करेगा। दक्षिण में कहाँ किया? तो सबसे पहले तो याद कर लीजिए कोचीन में व्यापारिक कोठी का क्या करेगा? तो उसको स्थापित किया था। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? वास्तविक एक पहला होता है और एक होता है जो उसको सुदृढ़ करे, मजबूती प्रदान करे। ये वास्तविक संस्थापक उनका नाम था अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्बुकर्क। 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो बेदरा की बात हो रही है। तो बेदरा में एक तो जगह अंग्रेज तो रहेंगे ही और डच, बेदरा और डच। थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? जो डायरेक्ट पैदल आ गया होगा यानी घोड़ा पर चढ़ के। तो कौन था वह? उसका नाम था जॉन मिल्डेन हॉल। यह पैदल यानी स्थल मार्ग से आने वाला था। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री तो वे सूरत में खोले। निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हो गया? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हो गया एक्सला सैपल की संधि के साथ। वांडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो वांडीवास में एक तो अंग्रेज रहेंगे ही और डच में तो बेदरा थे। तो ये वांडीवास में किनका सफाया होगा? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था ये फ्रांसीसी अंग्रेज या पुर्तगाली अंग्रेज, कमेंट कीजिए। तो ये लोग थे फ्रांसीसी और अंग्रेज में वांडीवास। बंगाल में द्वंद्व शासन की समाप्ति किसने की थी? बंगाल में द्वंद्व शासन की समाप्ति की बात हो रही है। शुरू करने वाले लॉर्ड क्लाइव और समाप्त करने वाले तो वारेन हेस्टिंग थे। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? तो हैदर अली को पराजित किया दूसरे में किसने? तो सर आयर कूट ने। किस युद्ध में? तो पोटवा नामा के युद्ध में। यहाँ पर कुछ मिलान करना है तो इसका डायरेक्ट लोग उत्तर ही देख लेते हैं। इसका सही उत्तर यहाँ देखिए, सूरत की संधि 1775, पुरंदर सूरत 75, पुरंदर ये बड़ा हो गया सूरत से तो 1776, बड़गांव 1779, देवगांव 1803। सूरत, पुरंदर, बड़गांव, देवगांव सिंपल। सबसे छोटा सूरत सबसे पहले 75 में, पुरंदर 76 में, बड़गांव 79 और देवगांव भगवान तो ये 1803 में। इस्तमारारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? इस्तमारारी कहिए या अस्थाई सेटलमेंट कहिए, तो शुरू करने वाला कौन था? तो उनका नाम था कर्नवालिस। क्या नाम था? कर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया? तो जो अस्थाई बंदोबस्त है बिहार, बंगाल और मद्रास में लागू हुआ था, यानी सभी में। भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? रैयतवाड़ी की बात हो रही है तो यह बम्बई में हुआ। असम में तो उस समय नियंत्रण था नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा? याद कर लीजिए, रैयतवाड़ी तो 111 का ये तमिलनाडु। चला कमेंट कीजिएगा कुछ गलत लगे तो। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला केरल में हुआ था, सही है। संथाल भागलपुर में हुआ, सही है। तेभागा बंगाल में हुआ, लेकिन चुगार विद्रोह क्या मध्य प्रदेश में हुआ था?
तो जी नहीं, चुआर मध्य प्रदेश नहीं, ये झारखंड की बात है। निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था, यानी जिसके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कौन था उस समय यहाँ का वायसराय? डलहौजी नहीं, वह था डफरिन। और 114 में क्या है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब होती है? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 की बात है। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, तो इंडिया एसोसिएशन लैंड होल्डर सोसाइटी से देवेंद्र नाथ टैगोर जुड़े हुए थे, जिनका नाम टैगोर नहीं ठाकुर था। और इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना 1876 में हुई थी, इंडिया एसोसिएशन। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? जिस दिन घोषणा हुआ होगा उसके बाद हो गया होगा, यानी 7 अगस्त 1905 को। जुलाई में घोषणा होता है, अगस्त में विरोध शुरू होता है, और अक्टूबर में तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, तो उसको लागू कर दिया। बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था? यानी जिस दिन रजिस्टर कागजी तौर पर बंगाल विभाजन लागू हो गया, लागू कब हुआ था? अक्टूबर की बात है। अक्टूबर में कौन अक्टूबर? यहाँ देखिए 16 अक्टूबर 1905। संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? पत्र का नाम संजीवनी। संजीवनी में क्या रहा होगा? अंग्रेजों का जीवनी खत्म करने की बात की जा रही होगी। ये थे कृष्ण कुमार मित्र। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ही कहा था कि अंग्रेजों के साथ विरोध का सही तरीका है कि विदेशी वस्त्रों का सर्वनाश कर दिया जाए, यानी जला दिया जाए। पहली बार स्वराज की मांग किसने दी थी? फर्स्ट टाइम, और क्या, तो स्वराज की बात हो रही है, तो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ऐसा क्यों? क्योंकि अध्यक्ष थे 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, और उसी समय इन्होंने एडॉप्ट किया था। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यही अध्यक्ष महोदय थे, दादा भाई नौरोजी। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है? तो उनका नाम था सलीमुल्लाह खान और आगा खान, ये दोनों व्यक्ति थे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 की, जब नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग सब आपस में मिल जाते हैं, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट के मीडिएटर थे, तो अध्यक्ष कौन? AC मजूमदार थे, मजूमदार। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय था? कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेता है कि पृथक निर्वाचन मान लिया, यानी इसी समय पता हो गया कि भारत में 2 राष्ट्र हो जाएंगे, यानी मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कांग्रेस ने स्वीकार कर ली थी। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, भाई की थी। इस अधिवेशन में उदारवादियों उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे। तो 124 का गलत उत्तर है, यही बात गलत है, तो गलत इसका ये होगा। और 25 में आते हैं, भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले की बात हो, याद कर लीजिए, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? तो CR दास, रामास्वामी अय्यर, BG तिलक, BP वाडिया। तो होम रूल लीग के से नहीं जुड़ने वाले, तो उनका नाम था CR दास, ये होम रूल लीग से नहीं जुड़े हुए थे। खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन से थे? खेरा की बात हो रही है, और गांधी जी के सहयोगी थे इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों व्यक्ति। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताइए। सबसे पहले चंपारण होगा, सबसे अंत में असहयोग होगा। तो पहले एक कहाँ है, 4 देख लीजिए, तो ऐसा तो मात्र यही B ही है, यानी 1917 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, खिला में भी 18 ही था, और असहयोग आंदोलन और खिलाफत 1920 की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखते हैं क्या है। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? नहीं की बात हो, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो उसका नाम क्या था? बारदोली सत्याग्रह की बात हो रही है, तो 129 का D है।
रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। तो जो रॉलेट एक्ट था इसका लक्ष्य क्या था? जो इसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा कर लेना, यानी तत्काल ही यह एक्ट था कि तत्काल निर्णय लो और क्रांति को दबा दो। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो खिलाफत आंदोलन से जुड़ने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे? तो उनका नाम याद कर लीजिए। एक थे शौकत अली और मोहम्मद अली। शकील अली नहीं, शौकत अली। और सैयदुल्ला और अबुल कलाम आज़ाद ये लोग नहीं थे। तो शौकत अली और मोहम्मद अली। 1920 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था? तो अध्यक्षता की बात हो रही है, किसकी अध्यक्षता में? तो जो उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? वास्तविक तिथि अभी हाल ही में पता चला है, कि जो वास्तविक तिथि थी वह 4 फरवरी 1992 की बात हो रही है, सॉरी 1922। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल और इसके संस्थापक कौन कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उप अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? उसमें क्या थे वे? तो अध्यक्ष थे, तो उनका नाम था, पूर्ण स्वराज की बात हो रही है, उसमें जवाहरलाल नेहरू, या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था तो होगा 1906 वाला, मतलब अभी बताते हैं। उसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। 1929 में जो कराची अधिवेशन हुआ था। गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी बाकी सब सही होगा? तो यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था, सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, यह भी सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, यह भी सही था। यह पूरी तरह पैदल मार्च था, ऐसा नहीं है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो गांधी इरविन समझौता था, इस पर हस्ताक्षर कब हुआ, यानी दस्तखत की बात हो रही है, तो हुआ था 1931 ईस्वी की बात है। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम, यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में निम्न में से किसने भारतीय तिरंगा को फहरा दिया था? उनका नाम था भिखाजी कामा। निम्न में से किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था? ये सूर्यसेन थे। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? अगस्त प्रस्ताव और भारत का वायसराय, तो वायसराय लिनलिथुगो था। कौन था उस समय? लिनलिथुगो। फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह को शांत कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो भारतीय लोगों की, यानी सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी बाकी सब सही होगा? तो जो असत्य कथन है वह यहाँ देखिए, बी वाला हटाइए, बाकी देखिए। क्रिप्स मिशन की असफलताओं के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी को ऑपरेशन 0 आवर में गांधी जी क्या सारे बड़े नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स ये भी थे, पैट्रिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर, यानी तीनों व्यक्ति उसमें शामिल थे। और यहाँ पर कुछ मिलान करने वाला है, तो मीरात उल अखबार, यहाँ डल अखबार लिख दिया। इसके निर्माता कौन थे, यानी लिखने वाले, ये संपादक कहेंगे हम लोग, तो वो थे राजा राम मोहन राय। तो एक 1 रस्त गुप्तार देता है भाई नौरोजी, हिंदू पेट्रियाट गिरीश चंद्र घोष और स्टेट्समैन तो रॉबर्ट नाइट। सब का सब सही मिलान है। आशा करते हैं कि यह आज़ादी से पहले से का जो लगभग 150 क्वेश्चन था यह आपको पसंद आएगा। इसके बाद में हम लोग इतिहास से आगे के क्वेश्चन, जैसे कि स्वाधीनता संग्राम से स्पेशल क्वेश्चन, फिर आर्ट एंड कल्चर से लगभग 150 क्वेश्चन है, ये सब अगले वीडियो में लाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है।
तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।